A very good morning and welcome back. But I'm seeing a little bit of jarriness in the video. मेरे सामने लैपटॉप है. मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा लो बैंडविड्थ का दिखा रहा है, मुझे ही दिखा रहा है, तो लाइक आई एम श्योर तुम्हारे एंड में भी लो बैंडविड्थ आ रहा होगा. This is what my gut feel is. ठीक है. Well, good morning. Messages from Shivam, Akshit, Jay, Aryan, Karthik, Manan, Shi, Manan. रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए बोला. चलो अच्छी बात है याद दिलाने के लिए. अक्षित से इसकी साउंड बड़ा अजीब सा आ रहा है. दिव्यम से इसकी आज सेकंड डे आपका कंटिन्यूअस क्लास बड़ा स्ट्रेंज. हाँ यार एवरीथिंग इज स्ट्रेंज इन द वर्ल्ड. वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स. अक्षित से इसकी आज नया दिन तो एक नया सेटअप. हाँ आजकल ऑलमोस्ट ये हो रहा है कि every day is a new setup day. ठीक है ना. दिव्यम सेल्स की बारह सर जैसे आपको आदत पड़ गया होगा वीक में एक क्लास का. नहीं नहीं ऐसे आदत तो कुछ पड़ा नहीं है. बट हाँ आज नया सेटअप है की उसमें एक्चुअली ना थोड़ा स्टाइलस का दिक्कत आ रहा है. तो लाइक स्टाइलस में थोड़ा सा भाग रहा है इधर उधर. इस वजह से चॉक एंड बोर्ड तो बैक टू द ओल्ड प्रिस्टाइन डेज. वैसे आई वंडर कि ये चॉक एंड बोर्ड का क्लासरूम कितने दिन तक पहले से था. द रीजन बीइंग दैट the university, so-called universities, I mean, of Taxila and let's say if I go back Nalanda, तो भी क्लासरूम्स हुआ करते थे where there would be an assembly and all. और वहाँ पे भी एक्चुअली उस समय तो खैर चौक का तो मुझे नहीं पता उस समय क्या इक्विवेलेंट यूज होता था. बट जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में भी यूज होता था. थोड़ी माटी हम लोग कहते हैं उसको. वो मिट्टी का ही बनता है और एक स्लेट टाइप का होता है पत्थर का और उस पे लिखना. सो दैट यूज्ड टू बी द I'm quite different. But yes, interaction is always there. That part can never be eliminated. चलो तो लाइक आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा पेंडिंग वर्क की तरफ ध्यान देंगे. आज हम लोग डिस्कस करेंगे EM वेव्स चैप्टर की कुछ चीजें. ठीक है. और फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेव. ठीक है. तो पहला डिस्कशन है. हाँ ये लैग. Today we will start discussing about what is called as displacement current. ठीक है. Displacement current. इस चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. हिस्ट्री क्या है कि साइंटिस्टों के हमेशा दिमाग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है. And that is nature symmetrical or is nature asymmetrical? साइंटिस्टों का एक हमेशा परपेचुअल क्वेरी रहा है and that is nature symmetrical or not? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ मामलों symmetrical. Now we can talk about huge amounts. हम लोग एक काम करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बीच में सिमेट्री को देखा जाए. अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म देखता हूं जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल. अब वो नॉर्थ पोल साउथ पोल तो क्या ही बात है. हम लोग उसको पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल भी कह सकते हैं है नहीं. तो देयर इज सिमेट्री. प्लस प्लस में अट्रैक्शन रिपल्शन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, माइनस माइनस में रिपल्शन, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, साउथ साउथ रिपल्शन, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन. there is symmetry and so on. तो लेकिन फिर कुछ उल्टा कहने वाले भी हैं कि देखो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होता है या प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स की तरफ चला जाऊंगा तो वहां पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव मास अट्रैक्ट करते हैं. तो सिमेट्री कहाँ होता है नहीं. इसलिए मैं बोला कि लाइक देयर आर टू कैंप्स, वन व्हिच बिलीव्स इन सिमेट्री इन नेचर and one which does not believe in symmetry in nature. ठीक है ना.
अब दोनों के पॉइंट्स इक्वली भारी है, तो ऐसे नहीं कि कोई अभी ज्यादा है या नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ आल्सो एंड समटाइम्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शन आल्सो, इट्स नॉट एंटायरली फैक्चुअल, ठीक है ना, दैट्स हाउ इट इज। तो खैर एनीवे, तो थोड़ा सा एक चीज जरा सोच के देखो कि कैसे कुछ कुछ आइडियाज बनता है। हमने गॉस लॉ पढ़ा, गॉस लॉ क्या कहता है? इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल E डॉट E इसी लॉ है, इसका काउंटर पार्ट मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म में क्या है? इंटीग्रल P डॉट E is equal to m inside by epsilon, where m is the pole strength, where m is the pole strength. लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक मोनो पोल डज नॉट, और हमेशा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। Therefore, this we can now write it as zero. Therefore, I mean, देखने में दोनों अलग लग रहा होगा, but actually same है। It is just that charge inside में चार्ज क्योंकि सेपरेबल क्वांटिटी होता है, इसलिए Q inside लिखता हूं तो Q inside ही लिखता हूं, लेकिन मैग्नेटिक पोल सेपरेबल नहीं होता है, इसलिए हो गया जीरो। Now there is symmetry in it, but the problem is that ये सिमेट्री है या नहीं, इस पे दो मत हो सकता। तुम बोल सकते हो कि हाँ ये तो हमेशा जीरो है, यहाँ पे तो जीरो है नहीं, तो सिमेट्री कहाँ है? अब जो सिमेट्री का आर्गुमेंट है उनका, वो बोलेंगे भाई सिमेट्री तो हुआ, इट इज जस्ट दैट वहां पे एक पर्टिकुलर वे में वो सिमेट्री मैनिफेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे वही सिमेट्री किसी और तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है, बट सिमेट्री एग्जिस्ट। सो देयरफॉर देयर कैन बी टू कैंप्स ऑन दिस, बट एनीवे दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट डिवाइडर। हमें जो डिवाइडर था वो अगला वाला क्या है? अगला वाला ये है कि इंटीग्रल B डॉट dl is equal to mu naught I, ये हमने पढ़ा। This is Gauss law of electrostatics, this is Gauss law of magnetism या magnetostatics। और E डॉट dl का मेजर क्या होता है? EMF, so that is equal to d phi dt, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के ऊपर कुछ फिजिक्स तो है। नाउ दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब एक क्वेश्चन मार्क है सर। हाँ सर आपकी वीडियो बहुत लैग कर रही है बीच बीच में। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, आई होप कि रिकॉर्डिंग भी हो रहा होगा ठीक से। हाँ मैं समझ गया, अभी भी हो रहा है थोड़ा सा। चलो लेट मी स्पीक अ लिटिल स्लोली। अभी देखो, साइंटिस्टों का ऑब्जर्वेशन ये था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे वो E डॉट dl में कंट्रीब्यूट कर रहा है। व्हाट अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ये क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? दैट्स अ क्वेश्चन। कि देखो, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से कुछ होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी कुछ होना चाहिए। पता नहीं क्या होना चाहिए, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, है या नहीं? सो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात एक और चीज था, इज दैट नाउ दिस वाज समथिंग ऑब्जर्व्ड बाय मैक्सवेल। कि मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना? मेलॉजी उसके तो उसका होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ में ये होता है।
तो इसका काउंटर पार्ट का क्या सीन है, यानी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस का कोई चांस है ना? ना दैट वाज द क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो मैंने अभी बताया तो ही इज ट्राइंग, लेट्स सी। देखो व्हाट वाज बीइंग एनालाइज्ड वाज लाइक दिस, दैट अगर मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होना चाहिए? जरा लॉजिकली देखो। सो इंटरेस्टिंगली ये कंक्लूजन बताए थे जेम्स मैक्सवेल, and his conclusion was totally on the basis of symmetry कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो आई एम श्योर कभी ना कभी कोई ना कोई एविडेंस हमें मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए। नाउ दैट वाज हिज लॉजिक। नाउ यू माइट फाइंड द लॉजिक वेरी वियर्ड। ये क्या मतलब है कि ए से बी होता है तो बी से भी ए होना चाहिए, मतलब ऐसे कोई लॉजिक तो है नहीं, है या नहीं? सो दैट्स हाउ, बट एनीवे मतलब थोड़ा सा बैंडविड्थ अभी बेटर दिखा रहा है तो एक बार जस्ट देख लो। अब साउंड वगैरह आ रहा है थोड़ा सा, तो लेट्स गो ऑन विद द चिट चैट अभी, उसके बाद देखते हैं। यानी देखो जेम्स मैक्सवेल ने विदाउट एविडेंस, जेम्स मैक्सवेल ने विदाउट प्रैक्टिकल एविडेंस उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि जरूर ये होता होगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज should also lead to some magnetic effect, just like magnetic flux का change leads to electric effect in the sense कि electric field is produced, तो इसमें भी ऐसे कुछ होना चाहिए। This was more based on अच्छा अब क्या हुआ देखो कि आज मैं एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जिसकी वजह से एक रीथिंकिंग स्टार्ट हुआ। अब क्या रीथिंकिंग स्टार्ट हुआ जरा देखो। पहली बात तो एक सवाल का जवाब दो। मैं सपोज एक फाइनाइट वायर ले रहा हूं, सपोज इट्स अ फाइनाइट वायर। अब बेटर है, और ये एक फाइनाइट वायर है और मैंने क्या किया, सपोज एक वो ले लिया अपीरेंट वायर। तो फाइनाइट वायर में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो सर्कुलर लाइन से होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, आर रेडियस में ले लेता हूँ, तो इंटीग्रल v डॉट ds is equal to v naught I, this I, तो यानी v into 2 pi r is equal to v naught I और b is equal to v naught I by 2 pi r। अब बताओ इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक क्या है? मैंने एक फाइनाइट वायर लिया है, इनफाइनाइट नहीं है, ध्यान रखना। मैंने एक फाइनाइट वायर लिया है, उसमें मैंने ये डेरिवेशन किया है। इसमें मिस्टेक क्या है? बताओ इसमें मिस्टेक क्या है? आई थिंक नाउ द रिसेप्शन इज मच बेटर। अभी भी थोड़ा थोड़ा कट रहा है मुझे दिख रहा है, और एटलीस्ट थोड़ा सा पहले से बेटर है, तो आई एम कंटिन्यूइंग अभी। हाँ, इसमें मिस्टेक क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस?
हाँ जी, इसमें रॉन्ग क्या है बताओ जरा, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? क्योंकि हमें पता है कि ये फॉर्मूला फाइनाइट का नहीं होता, ये इनफाइनाइट वायर का होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज दैट ये जो आई होता है ये क्या होना चाहिए? व्हाट इज दिस आई? है ना? तो उस समय इतना जरूरत नहीं था डेप्थ में जाने का, इसलिए हमने हाईलाइट नहीं किया. बट ये आई है क्या? दिस आई is equal to the current through a surface boundary as ये इसका चीज है. आप वेदांता सेट की इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना सिमेट्रिकल नहीं है. ठीक है, सिमेट्री हो सकता नहीं है, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूं, यू आर राइट, पूरा पूरा सिमेट्रिकल नहीं है, आई फुली एग्री. बट द प्रॉब्लम इज दैट चलो ठीक है, सिमेट्री नहीं मैं मान रहा हूं, लेकिन उस पर्टिकुलर रास्ते में बी डॉट डीएल और यूनिटाई में क्या दिक्कत है? पूरा पैटर्न पे तो जा ही नहीं रहा हूं मैं, तो समवेयर अराउंड द मिड पॉइंट ले रहा हूं. तो समवेयर अराउंड द मिड पॉइंट पे जो सर्कुलर लाइन बनेगा तो सर्कुलर ही बनेगा, सर्कुलर ही बनेगा, उसी में बी डॉट डीएल निकालो. तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब पता क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो एम्पियर एंड पाथ जो सरफेस होता है उसको पार करना चाहिए करंट. हो गया? तो रिमाइंड से उससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो तुम सरफेस इसी को लेते हो तब तो ये आई पार करके जा रहा है. बट अगर मान लो सरफेस ऐसे ना ले, अगर तुम सरफेस ऐसे लेते हो तो मटका देखो अब तो नहीं पार किया ना, फिर तो अब तो होना चाहिए जीरो. फिर क्यों पार कहां किया? मैं तो इतने तक के फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो पार कहां किया इसे? Are you getting the problem? That is what the issue is. That is what the issue is. कि यहाँ पे ये पार ही नहीं कर रहा है, तो यानी काउंटिंग भी नहीं होगा. अब हमने सरफेस को थोड़ा मटके की तरह ले लिया, आंडी मटके जैसे होता है ना, उस तरह से ले लिया. तो देखो इस सरफेस को कट करके नहीं जा रहा है, यानी काउंटिंग जीरो भी कर सकते हो, काउंटिंग आई भी कर सकते हो, यानी काउंटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी यहाँ पे एम्पियर्स लॉ से तुम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाओ. दैट इज द पॉइंट, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं बता दूं कैसे. एक एक्सपेरिमेंट किया गया आरसी सर्किट के ऊपर. आरसी सर्किट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया. अब एक्सपेरिमेंट क्या है जरा देखो. सपोज ये कैपेसिटर है, ये आरसी सर्किट है. अगर मान लो स्विच को ऑन कर दो, यू पुट द स्विच ऑन, तो क्या होगा? करंट ग्रो करना शुरू करेगा, है या नहीं? तो देखना जैसे ऑन करोगे स्विच को ऑन करोगे, और अगर यहाँ पे कंपास नॉर्थ साउथ दिखा रहा है, यहाँ पे कंपास नॉर्थ साउथ दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखना ये हिल जाएगा. चलो ये तो समझ में आता है. क्यों? क्योंकि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के वजह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा था नॉर्थ साउथ. अब जो करंट है उसके वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो कुछ मूवमेंट करेगा. आई थिंक दैट इज ओके, नो इश्यूज. अगर तुम ऐसे एक बी डॉट डीएल बात करोगे तो इसके ऊपर अगर मालूम करोगे इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी नॉट आई थिंक इट्स ओके. तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, है या नहीं? बट साइंटिस्ट वर शॉक्ड टू फाइंड आउट यहाँ पे भी नीट नहीं है, जबकि यहाँ पे तो आई जीरो है, यहाँ तो आई जीरो है. तो अगर मान लो यहाँ पे बी डॉट डीएल करोगे तो बी नॉट आई में आई क्या पुट करोगे? आई तो है ही नहीं, वहां पे जीरो है ना? आई तो यहाँ पे जीरो है, जबकि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ आई है. फिर एक और इंटरप्रिटेशन में कर सकता हूं, एंड दैट इज अगर यहाँ पे डी है
तो आई तो ये हो गया, लेकिन अगर मैं ऐसे लेता हूं तो आई तो 0 है। क्यों? ये करंट यहीं तक है, इसके थ्रू तो कोई करंट है नहीं। Try to understand. And therefore, there is an inconsistency in the magnetic field generated out in this particular case. कुछ तो inconsistency, and that is where the problem is. So therefore, यहाँ पे ये जो displacement of the needle हुआ, the deflection of the needle है, इसको कैसे explain करो? है या नहीं? तो यहाँ पे problem आ गया। यहाँ पे वो जो जेम्स मैक्सवेल का assumption था या सिमेट्री की वजह से बिलीव था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, वो आया सामने। अब वो देखो कैसे आया। दैट वाज व्हाट वाज एक्चुअली द फोकस ऑफ डिस्कशन। तो उसके बाद डिस्कशन इस बात पे हुआ कि जरा ध्यान से देखो, सपोज यहाँ पे प्लेट है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। याद ही जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस होंगे, है या नहीं? तो अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे एक सरफेस देखता हूँ, इट इज नॉट ए क्लोज सरफेस एरिया, माइंड यू, इट्स जस्ट अ सरफेस जो कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को घेर के बनाया गया, ठीक है ना? तो फ्लक्स क्या होगा? Q by epsilon। तो Q क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू 5। और याद रखना ये Q कांस्टेंट नहीं है, इसका कोई सिंगल वैल्यू नहीं कि 5 एम्पीयर 10 एम्पीयर, ये कंटिन्यूअसली बदलता हुआ करंट है, इट्स अ चेंजिंग करंट। तो लेट्स डू dq। तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ होगा नहीं। एप्सिलॉन नॉट इनटू ये 5d। और क्योंकि चार्ज बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे एंड देयर बाय जो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल होगा तो क्या होगा? ना ये वेरिएबल होगा तो डी फाई dt का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, डी फाई dt का। अब दिस इज सम काइंड ऑफ, इसका इनिशियल नाम था वर्चुअल करंट, इनिशियल नेम वाज वर्चुअल करंट। बाद में इसी का नाम दिया गया एज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है? इसका नाम दिया गया एज डिस्प्लेसमेंट। अब पता क्या हुआ, एम्पियर्स लॉ को रिकंसाइल करने में दिक्कत क्या आ रहा है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर प्लेट के अंदर जनरेट हो रहा है उसमें तो आई है नहीं। कैपेसिटर प्लेट के अंदर क्या आई है? कोई आई ही नहीं है, कोई करंट चार्ज थोड़ी मूव करता है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रहा है, उसके एक्सप्लेनेशन कैसे दो? है नहीं? तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। ध्रुव has asked कि ओके, सत्यम has asked कि पहले तो सत्यम के क्वेश्चन का आंसर दे दें। इज दैट ये इक्वेशन गलत है या हमारी इस इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग गलत है? ओके, लेट मी से इट लाइक दिस। हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं है, हमारे इसका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। दैट इज व्हाट वुड बी अ बेटर स्टेट, ठीक है ना? तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं उसी पे आ। तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा एक और क्वेश्चन था, इज दैट ये Q इनसाइड कैसे लाया था? ना, मैं गॉस लॉ बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं। गॉस लॉ में तो फिर एक क्लोज सरफेस होना चाहिए ना, ये तो फ्लैट सरफेस है, ये दो कैपेसिटर प्लेट्स है, दीस आर द प्लेट्स, प्लेट 2 ऑफ कैपेसिटर जो कि प्लेट 1 ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना? ये हो गया प्लेट 1 ऑफ कैपेसिटर, ये वाला, ये हो गया प्लेट 2 ऑफ कैपेसिटर, और बीच में एक इमेजिनरी सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस नहीं है, इट इज जस्ट एन एरिया या सरफेस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। तो मैं उसका फ्लक्स निकालना चाहता हूं। तो फ्लक्स कितना आ गया?
ना Q by epsilon naught, फिर चार्ज होगा तो Q by epsilon naught। अच्छा, कैपेसिटर में फायदा क्या है कि चार्ज से एक प्लेट के चार्ज से लाइन सीधे दूसरे प्लेट में जाता है, कहीं बाहर नहीं जाता है। टॉक अबाउट आइडियल केस, इसलिए वही वाला Q लेंगे जो कि कैपेसिटर प्लेट के ऊपर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लेट का चार्ज वेरिएबल है, दिस वन काइंड ऑफ करंट, एंड दैट इज व्हाट वाज इनिशियली कॉल्ड एज वर्चुअल करंट। बाद में उसका रीनेमिंग हुआ और आज के दिन में उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दैट इज व्हाट इज, यानी वर्चुअल करंट भी कह लो या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, यानी अब एम्पियर ने बताया, सॉरी क्या बोलते हैं, मैक्सवेल ने बताया कि इंटीग्रेशन v डॉट dl, ये जो हम लोग लिखते थे ना म्यू नॉट आई, इट इज नॉट ओनली म्यू नॉट आई बट आई प्लस आई टी, आई प्लस आई टी। अगर आई है तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर करंट नहीं है, मान लो ओनली वर्चुअल करंट है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज आई टी, वेयर आई टी इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड, ये चीज, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ। तो यानी अब पता क्या हो गया कि अगर मान लो कि i इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन v डॉट dl इज इक्वल टू द सेम as in magnetic flux वाला इक्वेशन है, बट देन इट इज सिमिलर कि वहां पे वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो दिस इज फाई, दिस फाई, दिस इज फाई, d phi e by d, देखो Akshay is asking that is it right to say that if I is equal to 0, V dot dl is 0, as then flux is not given, so no displacement current. ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है और अगर I 0 है तो B डॉट dl 0 है, V 0 नहीं बोला। ठीक है, I 0 एक और तरीके से भी हो सकता है, पता है कैसे, मान लो ये मेरा एम्पियर एंड पाथ है और एक करंट यूं गया और वापस आया, तो आई तो 0 है, एक में प्लस आई माना जाएगा, एक में माइनस आई माना जाएगा, फिर तो आई 0 हो गया, है नहीं। लेकिन इससे बी 0 नहीं होगा, बी डॉट डीएल 0 होगा, यानी कहीं पे बी डॉट डीएल पॉजिटिव आएगा, कहीं पे बी डॉट डीएल नेगेटिव आएगा, तो दैट मिला जुला के राइट हैंड साइड पे जो बी नॉट आई है वो 0 हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो देयरफॉर अब क्या हो गया कि अगर आई 0 हो गया तो दैट मींस ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट इज द आईडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैं एक काम करता हूं, अच्छा आई वांटेड टू आस्क बी ओनली, हाँ चलो ठीक है, बात एक ही है, समझ गया, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप नाउ इट्स ओके। अब एक काम करते हैं, लेट्स एनालाइज व्हाट एक्चुअली हैपेंस एज फार एज मैग्नेटिक फील्ड इज कंसर्न्ड ड्यू टू, अगर मान लो मैं ये प्लेट लेता हूं, लेटर से इसका रेडियस आर है, और ये भी आर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सपोज मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये एक्सिस है ना, सेंटर से इस डिस्टेंस को स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर,
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे रियल करंट तो है नहीं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला ही करंट है, तो मैं लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट मॉडिफाई क्या है इंटीग्रल यू नॉट आई प्लस side. The flux out here. Flux out here is equal to, let's say the charge is Q. और मान लो वायर में ये प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, वायर में करंट है सपोज आई, किसी वक्त आई है करंट आई, तो यानी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा? is equal to epsilon naught d phi dt. That will be actually dq dt is equal to I. Okay, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट. So therefore integration b dot dl यानी b is equal to यानी अगर मान लो कैपेसिटर को अगर तुम एक वो ले लो सर्कुलर प्लेट्स ले लो, कैपेसिटर को अगर सर्कुलर प्लेट्स ले लो और प्लेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन द कैपेसिटर रीजन बट आउटसाइड द कैपेसिटर दिस थिंग, मतलब उसी उस पे है बट आउटसाइड द रीजन for a point outside capital R will be given by this u naught I by 2 pi r. Now you might say तो वही वाला आंसर आ गया जो कि वायर का आता है, इनफाइनाइट वायर टाइप का आता है. ठीक है, आ गया ना. अब एक काम करो, लेट्स से डू इट फॉर r less than or let's do it for within the boundary. Within the boundary अगर लेते हो, लेट्स से अगर ये स्मॉल r हुआ ये हो जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड फ्लक्स. तो अब जो है फ्लक्स अलग हो जाएगा. अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, है ना? अब हो जाएगा पाई r स्क्वायर एरिया में फ्लक्स होता है पाई, दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन. हो गया. ये पूरे पाई कैपिटल R स्क्वायर एरिया में होगा. यूनिट एरिया में क्या होगा, q बाय और हमें तो इतने एरिया से मतलब है, हमें तो इतने एरिया से मतलब है. पाई स्मॉल r स्क्वायर एरिया में कितना होगा, q बाय पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई स्मॉल r स्क्वायर, यानी q स्मॉल r स्क्वायर बाय ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स. देयरफॉर अब मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट डिस्प्लेसमेंट करंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या करंट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi dt. तो d phi dt तो dq dt है, बाकी का एज इट इज है, दैट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi dt व्हिच इज एक्चुअली इक्वल टू r स्क्वायर. ये आ गया.
Now this can of course be simplified as equal to mu naught liquidity तो IT है mu naught into IT into देखो ये जो है पाई पाई कैंसिल हो गया तो आज के बाद और what is B dot DL? It is nothing but B into 2 pi smaller इस बार क्योंकि अब तो एम्पिरियन पाथ जो है वो स्मॉलर रेडियस का so therefore you have B into 2 pi smaller is equal to here do not IT into smaller square by capital R square इससे भी आ गया कितना आ रहा है एक आर देखो कैंसिल हो रहा है 2 पाई नीचे कर लो यानी म्यू नॉट IT into एक आर कैंसिल हो गया यानी म्यू नॉट IT by 2 पाई R square यानी इसको मैं फाइनली लिख सकता हूं that therefore इनसाइड पॉइंट पे अगर कैपेसिटर प्लेट के अंदर के एरिया में तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्या आएगा म्यू नॉट इनटू IT बाय therefore P inside is म्यू नॉट into IT by 2 pi R into म्यू नॉट into IT by 2 pi capital R into small r by capital है ना अब मैं एक काम करता हूं सपोज अब मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं या इधर से जेड एक्सिस की तरफ लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस और मैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहता हूं तो मैं देख रहा हूं कि दिस P inside is turned out to be proportional to R and P outside turned out to be proportional to 1 by R that means अगर मैं प्लेट का फ्रंट व्यू बना रहा हूं अगर मैं मान लो प्लेट का फ्रंट व्यू बना रहा हूं ये प्लेट मतलब प्लेट के इनसाइड का व्यू तो कुछ ऐसे होता है ये सरफेस का होगा यहाँ पे और अंदर जो है ये वाला फॉर्मूला और बाहर 1 by R ये वाला यानी ये हो गया प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर ये हो गया प्रोपोर्शनल now that is the net analysis of magnetic field due to a charging circuit this is due to a charging circuit that is present out here ठीक है ध्रुव दास की कम्युनिकेशन खत्म हो गया हाँ कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है मतलब जो एनसीईआरटी का सिलेबस वो खत्म हो गया एक्चुअली उन्होंने 5-6 साल पहले एक एक्स्ट्रा मटेरियल करके दिया था 2-3 टॉपिक पर अब तो टॉपिक की समझ नहीं आ रहा है या नहीं तो लाइक दैट आई डोंट थिंक इज वेरी रेलेवेंट तो दैट्स हाउ कम्युनिकेशन जितना एनसीईआरटी में वो तो खत्म हो गया ठीक है तो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड inside the capacitor plates right from the center of the plate if I move outside this is how the variation ये इस लाइन के बारे में बात
रहा हूं, मेरा क्वेश्चन देखो, सपोज मैं कहता हूं कि ये है वो प्लेट, ऐसे दो प्लेट है, मतलब एक प्लेट इधर की, इसका जो चार्ज है वो है 6t² और इस प्लेट के बीच में से एक वायर गया हुआ जिसका करंट है 20 एम्पीयर। दूसरा प्लेट भी ऐसी है, एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर, तो एक को मैं अच्छे से दिखाया, दूसरा ये है जो भी। अब बात ये है कि सपोज इस होल के थ्रू मैंने एक वायर पास किया जिसपे 20 एम्पीयर करंट। अब अगर मान लो इसका रेडियस है सपोज 4 सेंटीमीटर, और अब अगर मान लो मुझे 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, और अगर 10 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो फाइंड B at R is equal to 5 centimeter, sorry 1 centimeter, and R is equal to 10 centimeter। यानी ये जो चार्ज है ये वेरिएबल है, तो अब इसमें उसका भी वेरिएबल है, वो -6t² होगा, इसका होगा -6 चार्ज और इसका हो गया +6t² चार्ज गिवन। और तुमको ये भी दिया हुआ कि इस शेप में से छोटा सा सेंटर में होल है जिसमें से 20 एम्पीयर का करंट क्या हो। आई होप दैट्स ओके, ठीक है। तो you do not find out the magnetic field at 1 centimeter distance and 10 centimeter। obviously 1 centimeter मतलब इनसाइड रीजन की बात चल रहा है और 10 सेंटीमीटर मतलब हो गया आउटसाइड द रीजन, क्योंकि इसका रेडियस जो है सिर्फ 4 सेंटीमीटर। गो अहेड। लेट्स डू इट फॉर द आउटर पॉइंट, वो ज्यादा आसान है ना। तो आउटसाइड के लिए क्या होगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I। I बोलते एक तो ये 20 एम्पीयर होगा प्लस ID बोलते क्या होगा, लिक्विडिटी, यही तो ID है, यही लिक्विडिटी होता है ID। तो लिक्विडिटी क्या है 12 टाइम्स T, है ना। और ओ सॉरी मैंने तो टाइप किया है ना, एट T इज इक्वल टू 1 सेकंड, मैं टाइम ही नहीं, है ना, भूल गया। चलो एनीवे, तो लाइक 12T, तो T इज 1 सेकंड मतलब 12 बनते, यानी हो गया ये हो गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। मैं काम का तो इसको कर दो 2 करके 4 पाई into R। So what we did was that for outside point वही म्यू नॉट I by 2 pi R, लेकिन I कौन सा लिया, पूरा करंट, ये 20 एम्पीयर वाला करंट तो आएगा ही, साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे ना 60² है तो उसको डिफरेंशिएट करके 12T और T इज 1 सेकंड तो 12 आ गया, तो म्यू नॉट I by 2 pi R, और उसको मैंने थोड़ा सा 4 पाई वाला लगा दिया तो दैट हो जाए 64 और 10 आ गया, तो 64 माइक्रो टेस्ला 6.4 आ। 64 into 10 to the power minus 5. तो -7 है। 6.4 into the -5 यानी 64 माइक्रो टेस्ला, ये हो गया आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं इनसाइड में क्या होगा, देखो ये चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज होगा, ये देखो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके वजह से होगा, लेकिन अगर तुम 2 सेंटीमीटर रेडियस पे लोगे तो वोंट दैट एरिया भी 1/4, है ना। तो अगर एरिया 1/4 होगा तो फ्लक्स 1/4, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी 1/4 होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा इस बार 1/4 होगा। तो एज एरिया
पिछले बार डिस्प्लेसमेंट करंट 12 था, इस बार डिस्प्लेसमेंट करंट उसका 1/3 हो जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 3 इसलिए सबसे पहला जो चेंज आएगा वो आएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट पिछले बार जो 12 था अब वो चेंज होके हो जाएगा 3 एम्पियर, आई थिंक दैट्स इट, +3, तो 23 to 2, so 10 to -7 to 46, 4.6. इस बार हो गया 4.6, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट भी 1/4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/4 जाएगा। अगर तुम इस पॉइंट पे देखते हो तो या उससे बाहर देखते हो कि पूरा फ्लक्स यूटिलाइज हो रहा है, तो पूरा फ्लक्स यूटिलाइज की वजह से क्या होगा ना, 12 एम्पियर के करंट आया था T=1 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस पे करोगे तो फ्लक्स जो है सिर्फ 1/4 हो जाएगा, और इसलिए करंट भी 1/4 लेना पड़ा। तो करंट जो आया था डिस्प्लेसमेंट करंट 12 एम्पियर, वो 1/4 होके 3 एम्पियर, दैट्स द ओनली चेंज। बाकी तो ये वाला 20 तो आएगा ही आएगा, तो कहीं भी आएगा। अच्छा नहीं, एक और चेंज भी तो होगा, ये 2 भी तो होगा, ये 2 भी तो होगा। अभी इसमें चेंज हो गया ना थोड़ा सा, एक काम करते हैं इसको दोबारा कर, गलती है। तो ये तो एक तो हो गया 2R, और उसके वजह से भी एक लीनियर ग्राफ होता है, तो 2 का मतलब हो गया हाफ, इधर भी तो हाफ हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, अब मैं लिख लेता हूँ इसको एज दिस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे तो 1/4 होगा, लेकिन ये भी चेंज हुआ है, 10 की जगह 2 हुआ, है ना। तो इसलिए काम करो, इसको अलग कर, प्लस, अगर मैं वैसे करता हूँ तो क्या आएगा ना, करंट आएगा 12 फॉर द एंटायर, और आगे हो जाएगा तो I by 2 pi R O by 100 into small r by capital R, है ना। तो स्मॉल r by capital R बोलते हैं 2/4 होता है, तो थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ क्या है, ये गलत हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाएगा इज इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई बाय 4 पाई कर लो, तो इसको 4 कर, तो 4 पाई करके इसको 4 कर लो, ये तो चलो खत्म हो जाएगा, 4/100 और 4 से आ जाएगा 3, तो 0/4 यानी 10 to the power -7 कॉमन, ये हो गया 20/10 और 100/1000 प्लस इसका भी हो जाएगा 300, तो 1300 आ रहा है ना, तो 1300 आ रहा है, तो 130 माइक्रो टेस्ला, या इसके पहले गलत हुआ था, वो मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट को हड़बड़ी में डायरेक्टली यूज कर लिया था, कि वो डिस्टेंस भी तो अलग है, वो मैंने ध्यान दिया, ठीक है। तो इसको ठीक कर लो, यानी आंसर आ गया इस केस में कितना ना, 130 माइक्रो टेस्ला। तो इसका अलग से निकाल लिया, यू नो टाइप यू नो 2 पाई आर, तो ये भी तो डबल होगा, तो 2000 का, तो यानी 2300, तो ये 4 पाई कर दिया, अब ठीक है, यानी फाइनल आंसर आ रहा है कितना ना, 230 माइक्रो टेस्ला। कल थोड़ा सा इसको और डिस्कस करके इसको फाइनलाइज करेंगे, और फिर ईएम वेव्स में थोड़ा सा बचता है, स्पेशली अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स एंड ऑल, तो वो हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे, करके इसको चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर,
जे एडवांस में तो नहीं है सच, बट यस मेंस में एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है, 3-4 साल 5 साल में एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना? तो दैट्स द वेटेज है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट दैट वी वर डिस्कसिंग। इसमें थोड़ा मिस्टेक था, तो आई होप कि ठीक कर दिया होगा, ठीक है? चलो विल कंटिन्यू टुमारो देन। फाइन, आज के लिए इतना ही। सेकंड टर्म, थैंक यू सर। अपने सेकंड टर्म पता है मैंने क्या किया, मैंने इसके सरफेस पे निकाला, मतलब बिल्कुल एज पे निकाला, तो वो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, तो म्यू नॉट आई बोलते 12 अंक है बाय 2 पाई कैपिटल आर, तो 2 को मैंने बाद में 4 कर दिया था, तो दैट ऊपर भी 4 इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बोलते 2 सेंटीमीटर, कैपिटल आर बोलते 4 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने 2 को 4 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे भी मैंने 2 को 4 कर दिया, है नहीं? तो दैट्स हाउ द सेकंड टर्म। तो उसमें से म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन टेक तो रहता -7, और ये 4 बोल तो कैंसिल ही हो गया, तो ये 300 आ गया, 4 से करके ये 300 स्क्वायर। आई थिंक नाउ इट्स ठीक है ना? चलो अगर कुछ रहता है तो कल डिस्कस कर लें, आज के लिए ठीक है। हाँ नहीं नहीं, अगर मान लो, मैं समझ गया अच्छे से, देखो अगर मान लो पूछा जाए कि इसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, तो वो 1/4 हो जाए, ठीक है ना? बट देन फिर वो रेडियस में 2 आएगा, बात एक ही बात, you will get the same answer. Thank you, sir. आज के लिए